हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल माय फ्यूचर 10G। आज हम आप सभी के लिए बीपीएससी टीआरई 4.0 इसके लिए साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आए हैं। ये जितने भी क्वेश्चन हैं टोटल बिहार के किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन हैं। इसमें जो है टोटल 50 क्वेश्चन हैं। ये 50 क्वेश्चन जो है बीपीएससी टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 और री एग्जाम वाला भी क्वेश्चन इस सीरीज में करवाया जाएगा। और बीपीएससी प्रीलिम्स के जितने भी क्वेश्चन हैं ये टोटल जो है आपके टीआरई के क्वेश्चन में पूछे जा रहे हैं, टीआरई के एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो आप लोग बीपीएससी प्रीलिम्स में अभी तक बिहार में जितने भी पेपर में पूछे गए क्वेश्चन है बीपीएससी प्रीलिम्स के टोटल जो है आप लोग करके तब टीआरई का एग्जाम दीजिएगा, क्योंकि बीपीएससी प्रीलिम्स के क्वेश्चन डायरेक्ट आपके एग्जाम में पूछ लिए जा रहे हैं। अगर आप लोग बिहार शिक्षक भर्ती 4.0 की तैयारी कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर केवल आप लोगों का बिहार शिक्षक भर्ती 4.0 की तैयारी करवाई जा रही है। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर करिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में विटामिन ए भंडारित होता है। बताइए मानव शरीर में विटामिन ए भंडारित होता है। बताइए यकृत में भंडारित होता है, त्वचा में भंडारित होता है, फेफड़े में या फिर गुर्दे में, उपयुक्त में से कोई नहीं या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक। तो देखिए मानव शरीर में विटामिन ए जो होता है यह यकृत में भंडारित होता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यकृत में जो है विटामिन ए भंडारित होता है, इसे आप लोग याद रखिएगा। अगर पूछेगा विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है तो विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है और इसकी कमी से जो है रतौंधी नामक बीमारी होती है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विटामिन में कोबाल्ट होता है। बताइए निम्नलिखित में से किस विटामिन में कोबाल्ट होता है। विटामिन B6 में, विटामिन B2 में, विटामिन B1 में या फिर विटामिन B12 में। तो बताइए निम्नलिखित में से किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है। तो देखिए विटामिन 12 जो होता है इसमें कोबाल्ट पाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आप लोगों से पूछेगा विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या होता है तो साइनोकोबालामिन होता है, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। और विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या होता है तो थायमिन होता है। और विटामिन B2 का रासायनिक नाम पूछेगा तो राइबोफ्लेविन, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए इस साइंस के क्वेश्चन जो है 50 क्वेश्चन, इसमें जो है आपका फिजिक्स भी है, केमिस्ट्री भी है, बायो भी है। इसी तरह से अभी तक जितने भी बिहार में क्वेश्चन पूछे गए हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो के सारे क्वेश्चन जो है इस सीरीज में करवा देंगे। और इसके पहले भी कुछ क्वेश्चन हो चुका है और प्लेलिस्ट बना है, जाकर के वहाँ देख लीजिएगा। तो ये सब जितने भी क्वेश्चन हैं हम सीरीज में आपको कराते चलेंगे, आप लोग इससे अच्छे से कवर करते हुए चलिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव गुर्दे की कोशिका में लिंग गुणसूत्रों की संख्या होती है। बताइए मानव गुर्दे की गुणसूत्रों में, मानव गुर्दे की कोशिका में लिंग गुणसूत्रों की संख्या होती है। बताइए एक जोड़ा होता है, दो जोड़ा होता है, तीन जोड़ा होता है, उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए मानव गुर्दे की कोशिका में लिंग गुणसूत्रों की जो संख्या होती है एक जोड़ा होता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए मानव में आमतौर पर प्रत्येक कोशिका में जो होता है 23 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं, या इसी को कह दिया जाए तो 46 गुणसूत्र होते हैं, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, टरबाइन या डायनेमो से बिजली प्राप्त करने में किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। बताइए टरबाइन हुआ या फिर डायनेमो हुआ, इससे बिजली प्राप्त करने में किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। बताइए रासायनिक ऊर्जा में विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होता है, या फिर सौर ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होता है, या फिर मैकेनिकल ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होता है, या फिर मैग्नेटिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होता है। तो बताइए डायनेमो जो होता है ये जो होता है विद्युत ऊर्जा को किस में परिवर्तित करता है। तो देखिए ये विद्युत ऊर्जा को जो है मैकेनिकल ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। टरबाइन की बात किया जाए या फिर डायनेमो की बात किया जाए, यह जो विद्युत ऊर्जा होता है इसी को मैकेनिकल ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। और मैकेनिकल ऊर्जा को ही यांत्रिक ऊर्जा भी कहते हैं, ये भी बात आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, एक कंडक्टर का प्रतिरोध सीधे आनुपातिक होता है। बताइए एक कंडक्टर का प्रतिरोध जो है यह किसके सीधे आनुपातिक होता है। बताइए उसकी लंबाई के आनुपातिक होता है, उसके घनत्व के आनुपातिक होता है, उसके गलनांक के आनुपातिक होता है, या फिर उसके क्रॉस सेक्शन के क्षेत्र के आनुपातिक होता है। तो बताइए एक कंडक्टर का प्रतिरोध जो है सीधे आनुपातिक होता है। तो देखिए यह उसकी लंबाई के सीधे आनुपातिक होता है। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसकी लंबाई के सीधे आनुपातिक होता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित नहीं है। बताइए निम्नलिखित में से कौन सा धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित नहीं है। बताइए विद्युत प्रेस,
ट्यूबलाइट, विद्युत हीटर, फिलामेंट विद्युत बल्ब। तो देखिए ये कह रहा है ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित नहीं है। तो देखिए विद्युत प्रेस जो होता है ये भी ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित होता है, और देखिए विद्युत हीटर जो होता है ये भी ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित होता है, और फिलामेंट युक्त विद्युत बल्ब जो होता है ये भी ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित होता है। लेकिन ट्यूबलाइट जो होता है यह ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित नहीं होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ट्यूबलाइट जो होता है ये ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित नहीं होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, माचिस की डिब्बी में रगड़ने वाली सतह पर मौजूद मुख्य रासायनिक घटक क्या है? बताइए माचिस की डिब्बी में रगड़ने वाली सतह पर मौजूद मुख्य रासायनिक घटक क्या होता है? बताइए पोटेशियम क्लोरेट होता है, फास्फोरस होता है, ग्रेफाइट होता है, या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए माचिस की डिब्बी में रगड़ने वाली सतह पर मौजूद मुख्य रासायनिक घटक क्या होता है? तो देखिए लाल फास्फोरस होता है। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। माचिस की डिब्बी पे जो है रगड़ने वाली सतह पर मौजूद मुख्य रासायनिक घटक जो है ये लाल फास्फोरस होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसे आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, मिट्टी के तेल के बर्तन में बर्फ का एक टुकड़ा डाला जाता है। बर्फ के पिघलने पर मिट्टी के तेल की सतह बताइए उठेगी, गिरेगी, वैसे ही बनी रहेगी, या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए मिट्टी के तेल के बर्तन में बर्फ का एक टुकड़ा डाला जाता है। बर्फ के पिघलने पर मिट्टी के तेल की सतह बताइए उठेगी या फिर गिरेगी। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए यह गिरेगी। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इससे आप लोग याद रखिएगा। देखिए बीपीएससी टीआरई 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है, तो ये आप लोग इसे अच्छे से करते रहिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, फर्श टाइल्स बनाने के लिए प्रयुक्त मेलामाइन किसका उदाहरण है? बताइए फर्श टाइल बनाने के लिए प्रयुक्त जो मेलामाइन होता है तो बताना है कि मेलामाइन जो है किसका उदाहरण है। बताइए पीवीसी का उदाहरण है, पॉलीथीन का उदाहरण है, या फिर थर्मोप्लास्टिक का उदाहरण है, या फिर थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का उदाहरण है। तो देखिए ये जो मेलामाइन होता है, ये मेलामाइन जो होता है ये थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का उदाहरण होता है। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मेलामाइन जो है ये थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बीज के द्वारा भविष्य में पौधा बनाने वाला भाग होता है। तो बताइए बीज के द्वारा भविष्य में पौधा बनाने वाला भाग कौन सा होता है? बताइए बीज पत्र होता है, बीज आवरण होता है, जर्म कोशिका होता है, या फिर भ्रूण होता है। तो देखिए बीज के द्वारा भविष्य में पौधा बनाने वाला जो भाग होता है ये भ्रूण होता है। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बीज के द्वारा भविष्य में पौधा बनाने वाला भाग जो होता है ये भ्रूण होता है। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए नारियल के फलों का फैलाव होता है। बताइए नारियल के फलों का फैलाव होता है मेसोकार्प के द्वारा होता है, एपीकार्प के द्वारा होता है, एंडोकार्प के द्वारा होता है, घुमावदार हुकों के द्वारा होता है, उपयुक्त में से कोई नहीं, या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक। तो बताइए नारियल के फलों का जो फैलाव होता है ये किसके द्वारा होता है? तो देखिए ये मेसोकार्प के द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नारियल के फलों का जो फैलाव होता है यह मेसोकार्प के द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पत्तियों में उपस्थित उन छिद्रों के नाम लिखिए जिनके द्वारा श्वसन क्रिया में गैसों का आदान प्रदान होता है। बताइए पत्तियों में उपस्थित उन छिद्रों के नाम लिखिए जिनके द्वारा श्वसन क्रिया में गैसों का आदान प्रदान होता है। बताइए वात रंध्र है, जाइलम है, रसधानी है, या फिर रंध्र है। तो बताइए श्वसन क्रिया में गैसों का आदान प्रदान जो है ये किसके द्वारा होता है? तो ये रंध्र के द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पत्तियों में उपस्थित उन छिद्रों का नाम कौन सा है? ये रंध्र है, और रंध्र के द्वारा ही पत्तियों में श्वसन क्रिया का आदान प्रदान होता है। ये बात आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए अगला क्वेश्चन है, एमीटर परिपथ के साथ किसमें जुड़ा होता है? बताइए एमीटर जो है यह परिपथ के साथ किसमें जुड़ा होता है? बताइए श्रृंखला में जुड़ा होता है, या फिर समानांतर एवं श्रृंखला दोनों में जुड़ा होता है, या फिर समानांतर में जुड़ा होता है, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए एमीटर जो होता है श्रृंखला में जुड़ा होता है। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये क्या होता है? ये श्रृंखला में जुड़ा होता है। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए जो एमीटर होता है यह विद्युत धारा की तीव्रता को मापता है। ये भी बात आप लोग याद रखिएगा। एमीटर जो होता है ये विद्युत धारा की तीव्रता को मापता है। इसे भी आप लोगों को याद होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत धारा फ्यूज किस प्रभाव पर कार्य करता है?
बताइए विद्युत धारा जो है यह विद्युत धारा फ्यूज जो होता है यह किस प्रभाव पर कार्य करता है। बताइए विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव पर कार्य करता है, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव पर कार्य करता है, विद्युत धारा का तापीय प्रभाव पर कार्य करता है, उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए विद्युत धारा का जो फ्यूज होता है यह जो फ्यूज है यह जो किस पे कार्य करता है, ये विद्युत धारा का तापीय प्रभाव पर काम करता है। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। विद्युत धारा के तापीय प्रभाव पर जो है फ्यूज काम करता है। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 है, शीशे का उपयोग किया जाता है। बताइए शीशे का जो है उपयोग कहाँ किया जाता है। सफाई के लिए किया जाता है, प्रकाश संचरण हेतु किया जाता है, शक्ति के लिए किया जाता है, कमजोरी के लिए किया जाता है। तो देखिए शीशे का जो उपयोग होता है प्रकाश संचरण के हेतु किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। शीशे का जो उपयोग है ये प्रकाश संचरण हेतु किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 16 है, लेड संचायक सेल में कौन सा अम्ल, बताइए लेड संचायक सेल में कौन सा अम्ल प्रयोग में लाया जाता है। बताइए लेड संचायक सेल में कौन सा अम्ल प्रयोग में लाया जाता है। बताइए फास्फोरिक अम्ल प्रयोग में लाया जाता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल प्रयोग में लाया जाता है, नाइट्रिक अम्ल प्रयोग में लाया जाता है या फिर सल्फ्यूरिक अम्ल प्रयोग में लाया जाता है। तो देखिए लेड संचायक सेल जो होता है इसमें सल्फ्यूरिक अम्ल प्रयोग में लाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेड संचायक सेल में जो है सल्फ्यूरिक अम्ल प्रयोग में लाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसे आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा तत्व रेडियोधर्मी है। बताइए निम्नलिखित में से कौन सा तत्व है जो रेडियोधर्मी है। बताइए सीजियम है, प्लेटिनम है, ट्रांसियम है या फिर थोरियम है। तो बताइए निम्नलिखित में से कौन सा तत्व जो है ये रेडियोधर्मी है। तो देखिए थोरियम जो है ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यह क्या है, रेडियोधर्मी तत्व है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए 18 नंबर क्वेश्चन है, भौतिक परिवर्तन का एक उदाहरण है। बताइए भौतिक परिवर्तन का उदाहरण निम्नलिखित में से कौन सा है। बताइए हवा में चांदी के बर्तन का काला होना, मोमबत्ती का जलना, दूध से दही का बनना, पानी में चीनी का घुलना। तो बताइए इसमें से कौन सा है जो भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। तो देखिए भौतिक परिवर्तन का उदाहरण जो है पानी में चीनी का घुलना जो है ये भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है, जबकि दूध से दही का बनना जो है रासायनिक परिवर्तन है, और मोमबत्ती का जलना ये भी रासायनिक परिवर्तन है। हवा में चांदी के बर्तन का काला होना ये भी रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। देखिए रासायनिक परिवर्तन वो होता है जो प्राप्त नहीं किया जा सकता है और भौतिक परिवर्तन वो होता है जो प्राप्त किया जा सकता है। इसे भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा एक प्राणी है जिसमें रक्त नहीं होता है परंतु वह शोषण करता है। बताइए निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राणी है जिसमें रक्त नहीं होता है परंतु वह शोषण करता है। बताइए तिलचट्टा जिसे कॉकरोच कहते हैं वह है, या फिर मछली है, हाइड्रा है, केचुआ है, उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए यह ऐसा जीव है जो जिसमें रक्त नहीं होता है परंतु वह श्वसन करता है, तो ये हाइड्रा है। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर होता है। देखिए हाइड्रा जो होता है इसमें रक्त नहीं होता है परंतु वह श्वसन करता है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, कीट जल की सतह पर दौड़ने में सक्षम होते हैं क्योंकि। बताइए कीट जो होते हैं ये जल के सतह पर दौड़ने में सक्षम होते हैं, इसका रीजन बताइए क्या है। बताइए कीट तैर सकते हैं, कीट का भार कम होता है, पृष्ठ तनाव जल सतह को एक लचीली झिल्ली के समान बना देता है, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर है पृष्ठ तनाव जो होता है ये जल सतह को एक लचीली झिल्ली के समान बना देता है, जिसके कारण जो है कीट जो है यह जो है जल की सतह पर दौड़ने में सक्षम होते हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मधुमक्खी कॉलोनी के सदस्य एक दूसरे को किस प्रकार पहचानते हैं। तो बताइए मधुमक्खी जो है ये अपने कॉलोनी के सदस्य को एक दूसरे को किस प्रकार पहचानते हैं। बताइए गंध किससे पहचानते हैं, दृष्टि से पहचानते हैं, नर्तन से पहचानते हैं या फिर स्पर्श करते हैं तब पहचानते हैं। तो देखिए मधुमक्खी जो होती है ये अपनी कॉलोनी के सदस्य को पहचानने के लिए जो है गंध का प्रयोग करती हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर पूछेगा वह गंध कौन सा होता है तो फेरोमोन्स होता है। कौन सा गंध होता है, फेरोमोन्स गंध के कारण जो है मधुमक्खी अपनी कॉलोनी के सदस्यों को एक दूसरे को पहचानने में मदद पाती हैं, ये आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, पढ़ने में काम आने वाले ग्लासेस किस प्रकार के लेंस से बनते हैं। बताइए पढ़ने में काम आने वाले ग्लासेस जो होते हैं यह किस प्रकार के लेंस से बनते हैं। बताइए अवतल लेंस से बनते हैं, उत्तल लेंस से बनते हैं, साधारण लेंस से बनते हैं। बताइए पहला और दूसरा दोनों सही है।
तो देखिए लेंस पढ़ने में काम आने वाले ग्लासेस जो होते हैं यह बनते हैं उत्तल लेंस से। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 23 है, दूरदृष्टि दोष निवारण के लिए काम में लेते हैं। बताइए दूरदृष्टि दोष निवारण के लिए जो है कौन सा लेंस प्रयोग में लाया जाता है या फिर कौन सा दर्पण प्रयोग में लाया जाता है। तो देखिए दूरदृष्टि दोष की बात किया जाए तो इसमें बताइए अवतल लेंस का प्रयोग होता है, उत्तल दर्पण का प्रयोग होता है या फिर उत्तल लेंस का प्रयोग होता है या फिर अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। तो देखिए दूरदृष्टि दोष जो होता है इसमें उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर बात किया जाए अवतल जो है अवतल लेंस का प्रयोग जो है ये निकट दृष्टि दोष के लिए प्रयोग किया जाता है, ये भी बात आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 24 है। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए दोपहर 12 बजे किस दिशा में इंद्रधनुष दिखाई देता है। बताइए दोपहर के 12 बजे किस दिशा में इंद्रधनुष दिखाई देता है। बताइए पश्चिम दिशा में दिखाई देता है, पूर्व दिशा में दिखाई देता है, दक्षिण दिशा में दिखाई देता है, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए जब दोपहर का 12 बजता है तो उस समय जो है इंद्रधनुष नहीं दिखाई देता है। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि दोपहर के 12 बजे जो है सूर्य जो होता है ठीक सिर के ऊपर होता है, जिसके कारण जो है प्रकाश का अपवर्तन वर्षा की बूंदों में नहीं हो पाता है। तो इसीलिए जो है इंद्रधनुष जो है दोपहर के 12 बजे नहीं दिखाई देता है, ये बात आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 25 है, ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है। बताइए ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या होता है। बताइए कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड होता है, कैल्शियम मोनोसल्फेट होता है, कैल्शियम टेट्राक्लोराइड होता है, सोडियम क्लोराइड होता है, उपयुक्त में से कोई नहीं या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक। तो बताइए ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या होता है। तो देखिए ब्लीचिंग पाउडर जो होता है इसी को कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड कहते हैं, जिसका फार्मूला होता है CaOCl2 होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर देखिए कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम जो है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड होता है। ऑप्शन नंबर ए, इसका फार्मूला होता है CaOCl2 होता है, ये भी बात आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए लोहे का शुद्धतम रूप कौन सा है। बताइए निम्नलिखित में से लोहे का शुद्धतम रूप कौन सा है। बताइए स्टील है, कच्चा लोहा है, ढलवा लोहा है, पीटवा लोहा है, उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए जो लोहे का शुद्धतम रूप होता है इसे पीटवा लोहा को माना जाता है। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लोहे का जो शुद्धतम रूप होता है इसे पीटवा लोहा को माना जाता है। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसे आप लोग याद रखिएगा। देखिए 27 नंबर क्वेश्चन है, अग्निशामक के रूप में कौन सा पदार्थ प्रयोग में लाया जाता है। बताइए अग्निशामक के रूप में कौन सा पदार्थ प्रयोग में लाया जाता है। बताइए NaCl, Na2SO3, NaNO3, NaHCO3। बताइए अग्निशामक के रूप में कौन सा पदार्थ प्रयोग में लाया जाता है। तो देखिए अग्निशामक के रूप में जो है सोडियम बाइकार्बोनेट प्रयोग में लाया जाता है, जिसका फार्मूला होता है NaHCO3। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अग्निशामक के रूप में जो है सोडियम बाइकार्बोनेट जो है पदार्थ का प्रयोग करते हैं, जिसका फार्मूला NaHCO3 होता है, ये बात आप लोग याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 देखिए क्वेश्चन नंबर 28 है, इसमें परिवर्तन के कारण रंध्र खुलते या बंद होते हैं। बताइए किसमें परिवर्तन के कारण जो है रंध्र खुलते या बंद होते हैं। बताइए कोशिकाओं में न्यूक्लियस की स्थिति में, कोशिकाओं की प्रोटीन संरचना में, कोशिकाओं में पानी की मात्रा में, उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए कोशिकाओं में पानी की मात्रा जो है इसमें जो है इसके परिवर्तन के कारण जो है रंध्र खुलते या बंद होते हैं। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोशिकाओं में पानी की मात्रा, ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोटोमीटर का उपयोग क्या मापने के लिए होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बताइए पोटोमीटर जो होता है इसका उपयोग जो है किसके मापन में किया जाता है। बताइए प्रकाश संश्लेषण को मापता है पोटोमीटर, या फिर रस का आवरण मापता है, या फिर जड़े की दाब मापता है, या फिर स्वेद का मापन करता है। तो देखिए जो स्वेद है ये वाष्पोत्सर्जन से संबंधित है, इसे पसीना आप लोग मत समझिएगा। देखिए पोटोमीटर जो होता है इस स्वेद को मापता है, स्वेद जो होता है वाष्पोत्सर्जन होता है। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पोटोमीटर का उपयोग जो है स्वेद मापने में किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्वेद जो है यहाँ पे वाष्पोत्सर्जन से तात्पर्य है, ये बात आप लोग याद रखिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निषेचन के बाद बीज आवरण विकसित होता है। बताइए निषेचन के बाद जो है बीज आवरण विकसित होता है किसमें। बताइए आवरण से विकसित होता है, बीजांड से विकसित होता है, चलाजा से विकसित होता है, या फिर भ्रूण बैग से विकसित होता है। तो देखिए निषेचन के बाद जो है बीज आवरण जो है ये भ्रूण बैग से विकसित होता है। ऑप्शन नंबर
डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निषेचन के बाद जो है बीज आवरण जो है यह भ्रूण बैग से विकसित होता है। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए ये बीपीएससी हेड टीचर में भी पूछा गया है और ये बीपीएससी टीआरई 3.0 11-12 के जो जीएस का पेपर होता है उसमें भी पूछा गया है। देखिए फैंसी खिलौनों में प्रयोग किया जाने वाला प्रकाश उत्सर्जक डायोड उत्सर्जित करता है। बताइए फैंसी खिलौनों में प्रयोग किया जाने वाला प्रकाश उत्सर्जक डायोड जो है उत्सर्जित करता है। बताइए रेडियो तरंग को उत्सर्जित करता है, यूवी किरण को उत्सर्जित करता है, दृश्यमान प्रकाश को उत्सर्जित करता है, या फिर इंफ्रारेड तरंग को उत्सर्जित करता है, या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए फैंसी खिलौनों में जो है प्रयोग किया जाने वाला प्रकाश उत्सर्जक डायोड जो है यह दृश्यमान प्रकाश उत्सर्जित करता है। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फैंसी खिलौनों में प्रयोग किया जाने वाला प्रकाश उत्सर्जक डायोड जो होता है ये दृश्यमान प्रकाश उत्सर्जित करता है। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32 नंबर क्वेश्चन। देखिए सड़क प्रकाश में उपयोग आने वाले बल्बों को जोड़ा जाता है। बताइए सड़क प्रकाश में उपयोग आने वाले बल्बों को जोड़ा जाता है। बताइए श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, दोनों श्रेणी तथा समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है, समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है, उपयुक्त में से एक से अधिक, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए सड़क प्रकाश में उपयोग आने वाला बल्ब को जोड़ा जाता है। तो देखिए इसे जो है जोड़ा जाता है समानांतर क्रम में। किसमें जोड़ा जाता है? समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है। ये देखिए बीपीएससी हेडमास्टर में भी पूछा गया है 2023 में, और फिर उसके बाद 2024 में पूछा गया है, और उसी साल बीपीएससी टीआरई 3.0 6 to 8 री एग्जाम में भी इसे क्वेश्चन को पूछ लिया गया है। तो अक्सर क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर के ही पूछे जाते हैं, क्योंकि अभी तक बहुत सारे एग्जाम हो चुके हैं, इसीलिए जो है मैक्सिमम क्वेश्चन जो है कवर कर दिए गए हैं सिलेबस के। तो उसी में से जो है फिर बदल करके क्वेश्चन को इधर उधर थोड़ा सा चेंज करके पूछ लिया जाता है। तो आप लोग प्रीवियस ईयर को अच्छे से कवर करके चलिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए। क्वेश्चन नंबर 33 है, विद्युत विभव को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? बताइए विद्युत विभव को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? बताइए पोटेशियोमीटर का उपयोग करते हैं, गैल्वेनोमीटर का उपयोग करते हैं, वोल्ट मीटर का उपयोग करते हैं, उपयुक्त में से एक से अधिक, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। आप लोग सारे क्वेश्चन का आंसर जो है कमेंट बॉक्स में बताते रहिएगा कि 33 का कितना है, 34 का कितना नंबर सही है। तो इस तरह करने से आपका एग्जाम में जो है अच्छे से तैयारी बन जाएगा। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में आप लोग इसे टाइप करके सेंड करते रहिएगा। देखिए 33 नंबर का क्वेश्चन जो है इसका जो है उपयुक्त में से एक से अधिक है, क्योंकि वोल्ट मीटर और गैल्वेनोमीटर जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 34 का कमेंट बॉक्स में आप लोग आंसर दीजिएगा जरूर। बताइए मच्छर भगाने वाली दवाओं में सक्रिय रसायन कौन सा है? बताइए मच्छर भगाने वाली दवाओं में सक्रिय रसायन कौन सा है? बताइए एरिथ्रिन है, एट्रोपिन है, आइसोप्रोपा ऑक्सीफिनाइल है, या फिर बेंजिक हेक्सा क्लोरोफिन है। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बताइए मच्छर भगाने वाली दवाओं में सक्रिय रसायन का नाम कौन सा है? तो देखिए एरिथ्रिन है। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मच्छर भगाने वाली दवाओं में सक्रिय रसायन जो है एरिथ्रिन का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाना बनाने के चिपक रहित बर्तनों में लेप किया जाता है। बताइए खाना बनाने वाले बर्तनों में चिपक रहित बर्तनों में लेप किया जाता है। बताइए टेफ्लॉन का लेप किया जाता है, काला पेंट का लेप किया जाता है, पीवीसी का लेप किया जाता है, या फिर पॉलीस्टाइरीन का लेप किया जाता है। तो देखिए खाना बनाने के चिपक रहित बर्तनों में जो है ये टेफ्लॉन का लेप किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, नाखून पॉलिश उतारने वाले एजेंट में होता है। बताइए नाखून पॉलिश जो लगाया जाता है उसमें उसको उतारने वाले एजेंट में क्या प्रयोग किया जाता है? बताइए एसिटिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है, एसीटोन का प्रयोग किया जाता है, एल्कोहल का प्रयोग किया जाता है, या फिर फार्मलिन का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए नाखून पॉलिश उतारने वाले एजेंट जो होते हैं इसे एसीटोन कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नाखून पॉलिश उतारने वाले एजेंट में एसीटोन का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संवहनी पौधों में पानी ऊपर किससे जाता है? बताइए संवहनी पौधों में पानी ऊपर किससे जाता है? बताइए फ्लोएम टिश्यू के द्वारा जाता है, पैरेन्काइमा टिश्यू के द्वारा जाता है, मेरिस्टेम के द्वारा जाता है, या फिर जाइलम टिश्यू के द्वारा जाता है। तो देखिए संवहनी पौधे जो होते हैं इसमें पानी ऊपर जाने का कारण जो है ये जाइलम टिश्यू है। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 देखिए, पौधों का कौन सा भाग फूल बनने का उद्दीपन ग्रहण करता है?
बताइए पौधों का कौन सा भाग है जो फूल बनने का उद्दीपन ग्रहण करता है? बताइए तना है, शाखा है, पर्ण है या फिर जड़ है? तो बताइए पौधों का कौन सा भाग है जो फूल बनने का उद्दीपन ग्रहण करता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पर्ण, ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पौधों के किस भाग से केसर प्राप्त होता है? बताइए पौधों के किस भाग से केसर प्राप्त होता है? बताइए संपूर्ण भाग से प्राप्त होता है, वर्तिकाग्र व वर्तिका से प्राप्त होता है, तने से प्राप्त होता है या फिर पत्तियों से प्राप्त होता है? तो बताइए पौधों के किस भाग से केसर प्राप्त होता है? तो देखिए पौधा का जो है ये वर्तिकाग्र व वर्तिका जो है इसी से केसर का प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। पौधों के वर्तिकाग्र व वर्तिका से केसर प्राप्त किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि रेफ्रिजरेटर के दरवाजे कुछ घंटों के लिए खुले छोड़ दें तो कमरे का तापमान बताइए बढ़ेगा या फिर घटेगा या फिर वही रहेगा? बताइए यदि रेफ्रिजरेटर के दरवाजे कुछ घंटों के लिए खुले छोड़ दें तो कमरे का तापमान बताइए कम हो जाएगा, बढ़ जाएगा, वही रहेगा, केवल रेफ्रिजरेटर के आसपास के क्षेत्र में घट जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं? तो देखिए यदि रेफ्रिजरेटर के दरवाजे कुछ घंटों के लिए छोड़ देंगे तो इसमें क्या होता है कि जो तापमान जो होता है यह बढ़ जाता है। क्या होता है? बढ़ जाता है। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है, इसका रीजन बताइए क्या है? बताइए प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है क्योंकि उच्च दाब के कारण पानी निम्न दाब पर उबलने लगता है, उच्च दाब के कारण पानी उच्च तापमान पर उबलने लगता है, कम दाब के कारण पानी कम तापमान पर उबलने लगता है, निम्न दाब के कारण पानी उच्च तापमान पर उबलने लगता है, उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं? तो देखिए प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकने का कारण यह है कि उच्च दाब के कारण पानी जो है उच्च तापमान पर उबलने लगता है। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42 नंबर क्वेश्चन देखिए वह ताप बिंदु जिस पर ठोस, द्रव और गैसीय अवस्थाएं एक साथ रह सकती हैं क्या कहलाता है? बताइए वह ताप बिंदु जिस पर ठोस, द्रव और गैसीय अवस्थाएं एक साथ रह सकती हैं कहलाता है? बताइए क्वथनांक कहलाता है, गलनांक कहलाता है, हिमांक कहलाता है या फिर त्रिक बिंदु कहलाता है? उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं? तो देखिए वह ताप जिस बिंदु पर ठोस, द्रव और गैसीय अवस्थाएं एक साथ रह सकती हैं वह जो है त्रिक बिंदु कहलाता है। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 43 है पुलिस द्वारा नशे में गाड़ी चलाने वाले की सांस की जांच के लिए फिल्टर पेपर पर क्या होता है? बताइए पुलिस द्वारा नशे में गाड़ी चलाने वाले की सांस की जांच के लिए फिल्टर पेपर पर क्या होता है? बताइए पोटेशियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक अम्ल होता है, पोटेशियम परमैंगनेट सल्फ्यूरिक अम्ल होता है, सिल्वर नाइट्रेट लेपिक सिलिका जेल होता है या फिर हल्दी होती है? उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं? तो देखिए पुलिस द्वारा नशे में गाड़ी चलाने वाले की सांस की जांच करने के लिए जो है फिल्टर पेपर पर जो है ये लगा होता है पोटेशियम डाइक्रोमेट और सल्फ्यूरिक अम्ल। क्या होता है? पोटेशियम डाइक्रोमेट और सल्फ्यूरिक अम्ल लगा होता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेट्रोल तथा डीजल के अधूरे जलने से उत्पन्न होती है। बताइए पेट्रोल तथा डीजल के अधूरे जलने से उत्पन्न होती है। बताइए नाइट्रिक ऑक्साइड उत्पन्न होता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड उत्पन्न होता है, कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड उत्पन्न होता है? उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं? तो देखिए पेट्रोल तथा जब डीजल अधूरा जलता है तो इसके अधूरे जलने से जो है कार्बन मोनोऑक्साइड उत्पन्न होता है। ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। पेट्रोल तथा डीजल के अधूरे जलने से जो है कार्बन मोनोऑक्साइड उत्पन्न होता है। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये कार्बन मोनोऑक्साइड जो होता है इसी को दमघोटू गैस भी कहते हैं, ये भी बात आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 देखिए उष्मा शोषी एंडोथर्मिक अभिक्रिया में उष्मा अवशोषित होती है, उष्मा निकलती है, ताप में वृद्धि होती है, प्रकाश उत्पन्न होता है। तो बताइए उष्मा शोषी इसी को एंडोथर्मिक प्रक्रिया भी कहते हैं, बताइए इसमें क्या होता है? तो देखिए इसमें उष्मा अवशोषित होती है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। उष्मा शोषी जिसे एंडोथर्मिक अभिक्रिया भी कहते हैं इसमें जो होता है उष्मा का अवशोषित होता है। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46 देखिए पत्ती की कोशिकाओं में प्रकाश संश्लेषण का स्थान कहाँ है? बताइए पत्ती की कोशिकाओं में प्रकाश संश्लेषण का स्थान कहाँ होता है? बताइए कोशिका द्रव्य में होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, पूरस में होता है? उपयुक्त में से एक से अधिक बताइए पत्ती की कोशिका में प्रकाश संश्लेषण का स्थान कहाँ होता है? तो ये कोशिका द्रव्य में होता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका। देखिए 46 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उपयुक्त में से कोई नहीं क्योंकि क्लोरोप्लास्ट में होता है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए
अगला क्वेश्चन है स्टोमेटा पत्तियों की सतह पर छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिसके द्वारा पौधे ग्रहण करते हैं। बताइए स्टोमेटा पत्तियों की सतह पर छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिनके द्वारा पौधे ग्रहण करते हैं। बताइए नाइट्रोजन को ग्रहण करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं, पानी को ग्रहण करते हैं, उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए स्टोमेटा जो होता है ये पत्तियों की सतह पर छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिसके द्वारा जो है पौधे जो है ये कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं और प्रकाश संश्लेषण करते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, किसी पेड़ की उम्र की गणना की जा सकती है। बताइए किसी पेड़ की उम्र की गणना जो है किसके द्वारा की जा सकती है? शाखाओं की संख्या की गणना से, जमीन से 1 मीटर ऊपर तने के घेरे की माप से, पेड़ की ऊंचाई की माप से या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए किसी पेड़ की उम्र की गणना जो है किसके द्वारा की जा सकती है? तो देखिए जमीन से 1 मीटर ऊपर जो है तने के घेरे को अगर हम माप लेते हैं या फिर काउंट कर लेते हैं तो उससे जो है पेड़ का एज पता चल जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49 देखिए, अधिक ऊंचाइयों पर द्रव का क्वथनांक होता है। बताइए अधिक ऊंचाइयों पर द्रवों का क्वथनांक जो है कितना होता है? बताइए द्रव का क्वथनांक बढ़ता है, समान रहता है, घटता है, बढ़ने के बाद घटता है, उपयुक्त में से कोई नहीं या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक। तो बताइए अधिक ऊंचाइयों पर द्रवों का क्वथनांक जो है क्या होता है? तो देखिए यह जो है घटता है। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे ऑप्शन ऊपर नीचे है तो आप लोग इसका ऑप्शन नंबर बी घटता है पर टिक करेंगे क्योंकि अधिक ऊंचाइयों पर जाने पर द्रव का क्वथनांक जो है एक घटता है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा ऊष्मा का सबसे अधिक कुचालक है? बताइए इन चारों ऑप्शन में से ऊष्मा का सबसे अधिक जो है कुचालक कौन सा है? बताइए तांबा है, सीसा है, पारा है, जस्ता है या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए निम्नलिखित में से कौन सा ऊष्मा का सबसे अधिक कुचालक है? तो देखिए ऊष्मा का सबसे अधिक कुचालक जिन ऑप्शन में से जो है पारा है। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पारा जो है निम्नलिखित में से ऊष्मा का सबसे अधिक कुचालक है। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आप लोग बिहार शिक्षक भर्ती 4.0 की तैयारी करें तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा क्योंकि यहाँ पर बिहार शिक्षक भर्ती 4.0 का ही केवल तैयारी करवाया जा रहा है। इसके साथ साथ जो है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के सारे प्रीवियस ईयर जितने भी क्वेश्चन पूछे गए बिहार के किसी भी एग्जाम में सारे कराए गए हैं। उसके बाद ज्योग्राफी के बहुत सारे क्वेश्चन करा दिए गए हैं। कुछ क्वेश्चन है जो आपको करवा दिया जाएगा। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।